अलवर के बैरोड में एक सड़क हादसा हुआ। दो स्कूल बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई। करीब 2 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहजहांपुर के सरकारी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई। हादसा किस कारण हुआ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बताया गया है कि ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने के कारण एक बस पलट गई। घटना के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। आसपास में रहने वाले लोग बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे और बच्चों को बसों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कंट्रोल से इतला मिली थी कि निमराना थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया बस का। आपको कैलाश हॉस्पिटल पहुंचो, जिस पर मैं यहाँ आए। यहाँ पर 7 बच्चों को लेके आए, अलग अलग एम्बुलेंस से, जिनका इलाज चल रहा है। 6 बच्चे का इलाज चल रहा है, एक दौरान इलाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है, क्योंकि इस हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। जी, इस 2 बस में जो स्कूली बस थी, इसमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है। शाहजहांपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 बसों में टक्कर हुई है। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 24 अन्य बच्चे घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो बच्चे थे उनके भी मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद बच्चों की चीख पुकार मचने के बाद आसपास जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने अपने निजी वाहनों से और एम्बुलेंस को बुला करके पुलिस की सहायता से बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया है और उनके परिजनों को सूचना दी गई। और फिलहाल जो 4 बच्चे हैं जिनकी हालत थोड़ी सीरियस बताई जा रही है, उनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ देर बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों की जिनकी हालत सीरियस है उन्हें रेफर किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं, डॉक्टरों की जो टीम है, वो बच्चों के मॉनिटरिंग कर रही है कि किन बच्चों की हालत सीरियस है जिन्हें रेफर करने की कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र, बताया जा रहा है कि बसें आमने सामने टकरा गई, तो क्या एक सड़क पर दोनों बसें आमने सामने आ रही थी? किस तरीके से आमने सामने टकराई? क्या कोई बीच में वाहन आ गया था? ये लापरवाही हुई कैसे? जी, एक बस जो चालक है, स्कूली बस का चालक है, उसके द्वारा ओवरटेक किया गया और उस ओवरटेक तेज गति में ओवरटेक के दौरान ये हादसा हुआ है। ओवरटेक पूरा कर नहीं पाया था। सामने से जो दूसरी बस आ रही थी उससे टक्कर हो गई और इस दौरान जो बस है वो पलट गई। तो कहीं न कहीं तेज गति में और ओवरटेक की वजह से ये हादसा हुआ है। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भ्रूण हत्यारे पिता पुत्र का पाप। कोख के कत्ल का है नशा। मरुधरा के महापापी बाप बेटी। कानून लाचार, जल्लाद आजाद। किसने बांधे कानून के हाथ? कोख का काला धंधा। जोधपुर में गिरफ्तार भ्रूण हत्या के लिए कुख्यात डॉक्टर इम्तियाज और उसके 2 साथियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 26 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। आरोपी डॉक्टर से पुलिस इस काले खेल में शामिल लोगों और अस्पतालों के बारे में खुलासा चाहती है, लेकिन सवाल है कि 10 साल से गोरखधंधा चला रहा डॉक्टर इम्तियाज के पास से वो कौन सी ताकत है जिसके बदौलत वो 4 बार गिरफ्तार होने के बाद भी बेखौफ होकर अपना काला धंधा चला रहा है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जोधपुर में गिरफ्तार कोख का हत्यारा। 5वीं बार पुलिस गिरफ्त में आया जल्लाद। हमें यह सूचना मिली थी
डॉक्टर इम्तियाज, जो पहले भी 4 बार पकड़ा जा चुका है, जो इस मामले में हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है। भ्रूण परीक्षण का नशा पर कानून के हाथ क्यों बंधे? और वो कमरे में मौके पर मिला जहां पर डॉक्टर इम्तियाज और ये भंवरलाल जांगिड़, जो ऑपरेशन असिस्टेंट है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, इन सबको रंगे हाथों दबोचा। कुक का कत्ल करने में महारत रखने वाले इस कुख्यात डॉक्टर का चेहरा बता रहा है कि इसे पुलिस की गिरफ्त में आने का ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई शर्मिंदगी। PCPNDT की टीम को भी पता है कि ये इसकी 5वीं गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि कोक का ये कातिल कब और कैसे शिकंजे में आया, लेकिन पहले सुनिए 5वीं बार कैसे शिकंजे में आया डॉक्टर इम्तियाज। और वो कमरे में मौके पर मिला जहां पर डॉक्टर इम्तियाज और ये भंवरलाल जांगिड़, जो ऑपरेशन असिस्टेंट है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, इन सबको रंगे हाथों दबोचा। डॉक्टर इम्तियाज के लिए कोक का कत्ल खानदानी पेशा है। पिता नियाज भी 3 बार भ्रूण परीक्षण करते गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि पिछले 10 साल में दोनों बाप बेटे ने मिलकर मरोधरा में हजारों भ्रूण लिंग की जांच की। कानून से बेखौफ दोनों बाप बेटे ने भ्रूण जांच और गर्भपात के पैकेज तय किए थे। भ्रूण जांच के लिए 25 से 30 हजार का रेट तय था, तो गर्भपात कराने के लिए भी 25 से 30 हजार वसूले जाते थे। डॉक्टर इम्तियाज जोधपुर में 70,000 रुपए के साथ लिंग जांच करते हुए गिरफ्तार हुआ। कि इस तरह से 50 से लेकर के 90,000 रुपए के बीच में किसी रकम पर तय करके ये लोग यहाँ पर किसी भी लड़की का 3 महीने से ऊपर जो प्रेग्नेंट होती है उसका परीक्षण करते हैं। लेकिन शातिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था और इसके लिए PCPNDT की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमने जो जयपुर से ही एक बोगस प्रेग्नेंट लड़की जो 3 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट थी, उसको ये टीम साथ ही लेके आई थी और उसका परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर इम्तियाज इससे पहले 4 बार कब और कैसे गिरफ्तार हुआ। कब गिरफ्त में आया डॉक्टर इम्तियाज? पहली बार इम्तियाज की गिरफ्तारी 7 अक्टूबर 2016 को हुई, जब वो भ्रूण परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वक्त वो बालसेर के CHC के प्रभारी पद पर नियुक्त था। गिरफ्तारी के बाद इम्तियाज को निलंबित कर दिया गया। दूसरी बार इम्तियाज 21 मई 2017 को भ्रूण जांच करते हुए गिरफ्तार हुआ। वहीं तीसरी बार 5 जनवरी 2018 को जोधपुर रेलवे स्टेशन के ट्रेन में भ्रूण जांच करते हुए गिरफ्तार किया गया। चौथी बार 9 सितंबर 2018 को दलाल फतेह किशन के साथ भ्रूण परीक्षण करते हुए इम्तियाज को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शिकंजे में आया भ्रूण जांच की मशीन की रीडिंग 1066 पाई गई। हालांकि इम्तियाज ने 50 के करीब लिंग जांच की बात स्वीकार की है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने स्वयं 50 से अधिक कन्या अवैध भ्रूण परीक्षण करना स्वीकारा है, जो संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जयपुर से आए PCPNDT की टीम इम्तियाज समेत गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस खेल में शामिल आरोपियों और अस्पताल को बेनकाब करने की कोशिश में जुट गई है। इनको पुलिस रिमांड पर लेकर के अब तक इन्होंने किन किन लोगों का इस तरह का भ्रूण परीक्षण किया है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने निजी अस्पताल इसमें शामिल हैं, जोधपुर में किस तरह के दलाल लोग इसमें शामिल हैं, इन सब का पता लगाया जा रहा है। लिंग जांच करना सालों पहले गुनाह बना दिया गया था, जिसके लिए कड़े सजा के प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि इतने कड़े कानून के बाद भी इम्तियाज जैसे लोगों का काला धंधा कैसे चल रहा है। बार बार भ्रूण जांच का दोषी पाए जाने वाले हिस्ट्री शीटर डॉक्टर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बार बार कैसे छूट जाता है कोख का कातिल इम्तियाज? 4 बार गिरफ्तारी के बाद मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जोधपुर के कुख्यात डॉक्टर इम्तियाज और उसके 2 साथियों को अदालत में पेश किया गया। उन पर क्या आरोप है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास। परीक्षण के मामले में हिंदुस्तान का पहला हिस्ट्री शीटर डॉक्टर इम्तियाज 5वीं बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है लिंग परीक्षण करते हुए। लिंग भ्रूण परीक्षण वाला मामला है, जो दलालों के माध्यम से सेट होके और इसकी जांच करके बताते हैं आगे इसमें बच्चा है या बच्ची है।
सर जब ये जांच करते थे जिसके बाद पता चल जाता था कि अगर बच्ची है तो क्या वहाँ पे वापस जो गर्भपात का भी व्यवस्था इनके पास थी? नहीं, अभी तो ये सामने नहीं है कि गर्भपात भी ये लोग भी करते थे, लेकिन ये भंवरलाल है, इसके बारे में थोड़ा आ रही है, इसमें हम जांच कर रहे हैं। सर क्या वजह है कि कानून में क्या कमियां हैं कि ये बार बार छूट जाते हैं, 5वीं बार पकड़े गए? नहीं, इसका 4 बार पहले प्रकरण पंजीबद्ध हो गए, लेकिन आपके पूरा आपराधिक रिकॉर्ड लगा के और पेश करेंगे और हमारे केस को भी जितना होगा मजबूत बनाएंगे, जिससे इतनी जल्दी रिहा नहीं हो सके और समाज में अच्छा मैसेज है। तो ये थे कोक के कातिल डॉक्टर इम्तियाज खान, जिन्हें 5वीं बार पीसीपी एनडीटी टीम ने गिरफ्तार किया है। ट्रैकर मशीन में अगर आंकड़ों की माने 1065 लिंग भ्रूण परीक्षण ये पिछले 1 वर्ष में कर चुके हैं। अब इनमें से लड़कियां कितनी थी जिनका इन्होंने कोक में कत्ल कर दिया, ये जांच का विषय है। इनके पिता डॉक्टर नियाज खान, जिनका मकराना में अस्पताल है, उनके खिलाफ भी एक मामला पूर्व में दर्ज इस तरह का किया गया था। पूरा परिवार इसी धंधे में संलिप्त है और यहाँ मुंह छुपाते नजर आए, लेकिन शर्म चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। कोक के कातिलों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आगामी 26 अप्रैल तक इनको पीसी रिमांड पर भेजा गया है, जहां इनसे जांच की जाएगी कि आखिर इन्होंने कोक में कितनी बच्चियों का कत्ल कर दिया। ये जांच का विषय है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर पर जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। चंद्रशेखर, बार बार इस अपराध को जो है, पहले ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है डॉक्टर इम्तियाज, एक बार फिर से जो है पोस्ट से इसे हटाया गया और अब बेहद आधुनिक इक्विपमेंट के साथ ये फिर से भ्रूण लिंग को जो है फिर से जांच कर रहा है। किसकी शय थी इसे, या कानून आंखें मूंद कर बैठा था, शिकायत करने वाले नहीं थे? लगातार बार बार चंद्रशेखर ये बच रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार 5वीं बार ये पकड़ा गया है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा डॉक्टर है जो लिंग भ्रूण जांच के मामले में घोषित है। सबसे बड़ी बात जयपुर मुख्यालय में महीने में एक बार जाकर टाइम जो है ये करके आता है। कहीं ना कहीं विभाग की कुछ विषय में लिखी है, इसके साथ कानून की बात करें तो कानून की जो रेगुला है बस ये कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। बात करें इसी में तो जैसे काम करता था और वहाँ से उसको सस्पेंड किया गया क्योंकि ये कार्यों में लिप्त था। चंद्रशेखर, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं मिल पा रही। जिस जगह आप खड़े हैं हवा बहुत तेज है, जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो नहीं मिल पा रही है। कोशिश करिए कि आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच पाए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, दूसरी बार कानून के उल्लंघन पर जो है 5 साल की कैद। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर, आप जिस जगह पे खड़े वहां से हवा बहुत तेज है, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। ये व्यक्ति पकड़ा गया है, विभाग की भी इसको सहल रही है क्योंकि इसकी ड्यूटी जो है जयपुर मुख्यालय में थी, सस्पेंडेड है, लेकिन महीने में एक बार जाकर ये साइन करके आता है। कहीं ना कहीं विभाग इसके साथ है। इसके अलावा बात करें तो कानूनी लेकुना इसके जो कहीं ना कहीं इसकी मदद करता है, जो ढीले कानून है जिसकी वजह से ये बार बार बच जाता है। 20 MHO जैसे प्रतिष्ठित पोस्ट पर ये कार्यरत था, लेकिन ये अपने कुकर्मों के कारण जो है ये सस्पेंड हुआ और लगातार जो है ये अत्याधुनिक डिवाइस, जो छोटा डिवाइस है उसके जरिए जो है लिंग भ्रूण परीक्षण करता था। 1065 जो है इसकी काउंटिंग आ चुकी है। 1 साल में 1065 लिंग भ्रूण इसने जांच की है। अब ये जांच का विषय है कि इसमें जो बालिका भ्रूण कितने थे, कितनी बालिकाओं की इन्होंने कोर्ट में हत्या की है, ये सारे जो है जांच के विषय है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह के, जब हमारी टीम ने इनसे बात करने का प्रयास किया तो ये इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है नजर आता है, लेकिन बोलने को कुछ तैयार नहीं है। लगातार यही काम, अगर बात करें तो इसके पिता जो है उसके ऊपर भी इस प्रकार के मामले जो है दर्ज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार, अगर बाप और बेटा दोनों इसी काम में संलिप्त रहे और एक मोटा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह के काम ये कर रहा था। जी आशिफ। चंद्रशेखर, अब आगे क्या? क्योंकि लगातार अगर इसके पुराने रिकॉर्ड को देखें तो हर बार जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि आदतन जो है वो लगातार जेल जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद भी ये गोरख धंधा छोड़ नहीं रहा है। क्या इस बार सख्त कानूनी कार्रवाई की उम्मीद की जाए? देखिए, जो टीम है, जो पीसीपी एनडीटी टीम है, वो ये प्रयास कर रही है कि ये पूरा पता लगाया जाए कि इसने किन किन लोगों का जो है लिंग भ्रूण परीक्षण किया है, कितने लोगों का किया है और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जो कोर्ट में हत्या की है। अगर ये सारी जानकारी के साथ अगर कोर्ट के अंदर ये डिटेल की जाए तो उसके लिए जमानत देना भी आसान नहीं रहेगा। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कानूनी लेकुना के चलते और ढीली जांच के चलते ये बच जाता है।
अब देखने वाली बात है कि इस बार जो चार्जशीट पेश की जाती है उसमें क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं, किस तरह से जो है ये टीम जो अपना पक्ष रखती है उस पर आधारित रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो लगातार 5वीं बार है हिंदुस्तान का पहला ऐसा डॉक्टर है जो लिंग भ्रूण जांच के मामले में हिस्ट्री शीटर घोषित है। इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, डॉक्टर होके हिस्ट्री शीटर घोषित हुआ है। डॉक्टर का काम होता है मरीजों को बचाना, लेकिन ये मरीज जो मासूम जो कोख में पल रहे मासूम की जान लेने का काम करता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा लेकुना है और कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जो है जमानत का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। जी आसिफ। चंद्रशेखर, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरी के इतिहास में हिस्ट्री शीटर बन चुका है, आदतन अपराधी रहा ये शख्स, अभी भी एक जो है वो अपना क्लिनिक चला रहा है। इस काम कैसे होता था चंद्रशेखर, क्या जानकारी मिल पाई? कैसे भ्रूण हत्या, क्योंकि कानूनी तौर पर तो जो है वो जांच की नहीं जा सकती, तो लोग कैसे पहुंचते थे इसके पास में? कहीं पर क्लिनिक जो है सार्वजनिक तौर पर इसने बनाया हुआ था या कहीं अंडरग्राउंड इस तरीके का क्लिनिक चल रहा था? चंद्रशेखर, देखिए, इसने जो अंडरग्राउंड एक क्लिनिक बना रखा था, एक मकान के किराए कमरे में ये सारा जो गिरोह संचालित होता था। जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उसमें इसके जो गुर्गे छोड़ रखे थे, जो प्रेग्नेंट महिला आती है उसको लिंग भ्रूण जांच करवाना है तो ये गुर्गे उस तक उसको लेकर पहुंचते थे। सबसे बड़ा प्रश्न अगर ये उठता है तो जिस प्रकार से जो पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें इस बार ज्यादा करते मिले हैं, जिस प्रकार से कानून है कि अगर 2 बच्चों के बाद नौकरी नहीं मिलती है या तीसरा बच्चा हो जाता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग जिनको बच्चा चाहिए, लड़का तो चाहिए, लड़की से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 बच्चे ही होने चाहिए, एक लड़का जरूरी है, ऐसे लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं और ये उनको जो है जाल में फंसाकर और वहां ले जाकर जो है लिंग भ्रूण जांच करता है और बाद में जो है गर्भपात के मामले में जो जांच चल रही है, कितने गर्भपात करवाए हैं, इसकी जो है मामले में जांच चल रही है। जो टीम खुलासा करेगी 26 तारीख तक, ये जो है पुलिस रिमांड पर है। अब देखने वाली बात है कि टीम क्या खुलासा करती है, किस प्रकार के आंकड़े सामने लेकर आती है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, जब इस गोरख धंधे को ये पिछले कई सालों से लगातार अंजाम दे रहा है, बार बार अपराधी घोषित होने के बाद भी छूटकर बाहर आ जाता है, क्या अकेले ये इस गैंग को चला रहा है, इस गोरख धंधे को चला रहा है, इसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं या अकेला ही अंडरग्राउंड जो है वो ये काम कर रहा है? चंद्रशेखर, देखिए, निजी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनको ये जो है इनके गुर्गे, इसके कई गुर्गे हैं जो शिकार बनाकर फंसा कर लाते हैं। जब इसकी सूचना पीसीबी एनडीटी टीम की जो यहाँ की कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, सरला दादिश को पता चला तो उन्होंने जयपुर टीम को इसको जो है सूचित किया, जिसके बाद जो एनआरएचएम के जो प्रमुख है सोनी जी, उनके निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। जयपुर की टीम जो है 3 दिन में बैठी रही और इसको आज इसको जो है गिरफ्तार किया गया। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है उदयपुर से। उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी 4,97,000 रुपए के साथ हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच के एपीआई ज्ञानेश्वर और हेड कांस्टेबल प्रशांत को हिरासत में लिया गया। धारा 420 से जुड़े एक मामले में उदयपुर आई थी टीम। आरोपी से रुपए लेकर मुंबई पुलिस की टीम ने सांठगांठ की। सूचना मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो एसीबी की हिरासत में धारा उदयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। धारा 420 से जुड़े एक मामले में उदयपुर टीम आई थी। आरोपी से मुंबई पुलिस की टीम ने सांठगांठ कर ली थी। सूचना मिलने पर उदयपुर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, उदयपुर एसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि मुंबई से एक क्राइम ब्रांच की कुछ पुलिसकर्मियों की टीम ये उदयपुर आई है और आप जिस व्यक्ति से बात। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कपिल से संपर्क टूट गया है। और जैसा कि उदयपुर से ये जानकारी मिल रही है, एसीबी की कार्रवाई, आरोपी से मुंबई पुलिस की टीम की सांठगांठ के चलते इसे हिरासत में लिया गया। सूचना मिलने पर उदयपुर एसीबी ने यह कार्रवाई की है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। क्यों मजहबी कनेक्शन ढूंढा जा रहा है इस पूरे विश्व में? तलवार वाले, भाले वाले, ये तलवार वाले कहां से आ गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? दर्द यही है कि हिंदू कैसे छूट गए। कूटो हिंदुओं को कुछ। ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। 3400 दंगे कराए इन्होंने। वो अंसार को बनाएगा पुष्पा, वो अंसार पुष्पा बन रहा है, बनाएगा पुष्पा। आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स में लगे रहे, एक भी नहीं आया मैदान में, एक भी नहीं आया। मतलब उनसे जवाहरीलाल जी ने की 34 मेंबर को लिया हमारे पास, एक भी मेंबर नहीं आया। यहाँ पे कहता रहा कि आप इनको, मेरे पास 34 मेंबर लिए आइए, मैं इसको रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। खुद तो टाउनशिप के तहत पट्टे दिए, उनको सुना नहीं गया। उनकी 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। मैक्सिमम लोगों के पास लीगल टाइटल प्रॉपर्टी के मौजूद है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाह रहा, देखना चाहता ही नहीं उनको। जबकि सब लोग अपने दिखा कर कह रहे थे। उनको ये देखने के बाद प्रशासन ये कहता था कि आप इनको अपने पास रखो, इनमें कोई ताकत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। और इसका पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट में एमएलए उसको 2 बार राजगढ़ की जनता ने हराया था, क्योंकि मुझको 2 बार हराया, उसका परिणाम है ये। हम गए इनके पास, इन्होंने बोला कि राजगढ़ को भानगढ़ बनाएंगे, और भानगढ़ बना दिया। भानगढ़ में क्या है, राजगढ़ में क्या नहीं? वो तोड़ फोड़ कर दिया ना, वो भानगढ़ भी ऐसे कर दिया सर। खाने को लाले पड़ रहे, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा। 17 तारीख को तो एसडीएम साहब इतने जोश से आए थे, तोड़ के चले गए। आज आके दिखा तो सही वो एसडीएम कि राजगढ़ की स्थिति क्या हो रही है, जनता किस हाल में है। अब हम 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे हमारा इतना बुरा हाल करा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर गुजर रही है, उनके ऊपर, खुद के ऊपर गुजरेगी जब पता लगे। जो और भी मतलब कांग्रेस की शपथ ग्रहण करा, कहाँ से लाए, हम कहाँ से लाए। ये वो जगह है जिसके ठीक बाहर यहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर बताया जाता है, और ये इस जगह ठीक सामने, उसको भी हटा दिया गया। हालांकि जो जिला कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिक्स की जाए या इसको इतना तूल दिया जाए। क्योंकि आप ये तमाम चीज़ें देखिएगा, ये त्रिशूल यहाँ पर अब भी गड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है सरकार का यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का कि ससम्मान यहाँ से जो मंदिर है उसको दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है, सारी चीज़ें दुरुस्त की गई हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। और हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, 4 जनों को, बेटा को, पोता पोती और बहू को, और फिर बंद कर दिया। हम बोले हमको मारोगे क्या, हमारी दीवार चिपट है, वो दुकान दूसरी टूट रही है। लेकिन सरकार कह रही कि कोई जरूरत नहीं। ना तो पुलिस की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे हमारा रोजगार छीना, सब हम रोजगार मिलना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। ये हमारा धंधा बंद है, 15 दिन हो गए, और हम कहाँ से तो बच्चों को खिलाए, कहाँ से हमारा मकान बनाए, कहाँ से दुकान बनाए।
आगे दुकान थी आप लोगों? हाँ, दुकान और तीसरी मंजिल पे मकान था और वो 3 मंजिल की तोड़ी है। पुराना मतलब कस्बा माना जाता है, एक जमाने में बहुत समृद्ध और शिक्षित और विकसित कस्बों की कैटेगरी में शुमार था, लेकिन आज तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के नगर पालिका ने जो मंदिर बने हुए थे उनको हटा दिया अतिक्रमण की आड़ लेकर के, और लोगों के मकाने दुकानें हटा दी गई। तो लोग जो है गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और सियासत भी पूरी गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजगढ़। राजस्थान की सियासत में फिर एक बार शिक्षा के राजनीतिकरण का मुद्दा गर्म हो गया है, और इस बार इसे हवा मिली है बोर्ड की 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पेपर से। इस पेपर में 8 ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी को इस पेपर पर क्या एतराज है, ये बताएंगे। पहले वो सवाल देख लीजिए जिससे बीजेपी को एतराज है। सवाल नंबर 1, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? सवाल नंबर 2, कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 3, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? सवाल नंबर 4, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला? विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 5, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 6, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सवाल नंबर 7, लोकसभा चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, इनमें से किसी 2 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर